नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले सीएम हेमंत सोरेन। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सदन किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों के अधिकारों और उसकी समस्याओं को उठाने का सर्वोच्च मंच है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में 67 झारखंड विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, उप सभापति राज्यसभा हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना और उन्हें उनके कर्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराना था। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को सदन में उनके प्रभावी योगदान के लिए प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इस सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाने की जिम्मेदारी सभी विधायकों की होती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सदन किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाने का सर्वोच्च मंच है। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। इस सदन में आने वाले सभी सदस्य अपने अनुभव से सीखते हैं और जनता की आकांक्षाओं को सदन में रखते हैं। हमारी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हम सबको मिलकर इस राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए कार्य करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मरांगबुरु आपको हमेशा उत्तम, स्वस्थ और दीर्घ आयु प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूँ। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार का 1 मार्च को जन्मदिन था, जो कि अब नीतीश कुमार 74 वर्ष के हो गए हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार साल 2005 से बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं। हालांकि बीच में 20 मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक नीतीश कुमार की मर्जी से बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने CAG रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद, बाबूलाल मरांडी को दी भाजपा छोड़ने की सलाह। जी हां, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ CAG की रिपोर्ट बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट कितनी सच है या कितनी झूठ है, यह मेरी समझ से परे है। इसमें कितनी सच्चाई है या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दूं कि इससे पहले CAG ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर भी रिपोर्ट दी थी और कलमाड़ी साहब को भी गलत बताया था, लेकिन वे निर्दोष साबित हुए थे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भले ही यह मामला अभी मेरे विभाग से जुड़ा हो, लेकिन मामला रघुवर दास के समय का है। CAG रिपोर्ट को लेकर जो बाबूलाल मरांडी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जब मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो यह भाजपा के शासनकाल का है, तो वे इसके खिलाफ बोलने छोड़ देंगे। इरफान अंसारी ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वे दुमका में MP MLA कोर्ट में एक मामले में पेश होने पहुंचे थे। वहीं इरफान अंसारी ने आगे कहा कि बाबूलाल मरांडी का भाजपा में कोई इज्जत नहीं है। इसका कारण यह है कि वे ट्राइबल हैं। उन्होंने विधानसभा में बोलना भी बंद कर दिया है। उन पर CP सिंह और अन्य नेताओं ने दबाव बनाए रखा है। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को कहा कि आप भाजपा छोड़ दें। आखिर इरफान अंसारी ने ऐसा क्यों कहा, आप कमेंट में जरूर बताएं। रांची जेल से कैदी फरार, तो वहीं 6 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। जी हां, राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी के फरार हो जाने के बाद जेल के IG ने कार्रवाई की है। जेल के IG ने बिरसा मुंडा जेल के 6 कक्षपालों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से एक कैदी के फरार हो जाने की जांच शुरू हो गई है। फरार कैदी अब तक पुलिस के पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जेल के कर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। बता दूं कि शनिवार को जेल IG सुदर्शन मंडल ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के 6 कक्षपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 5 करोड़ की लागत से जामताड़ा में बनेगा हाईटेक साइबर थाना। मंत्री इरफान अंसारी ने रखी आधारशिला।
जी हां, जामताड़ा में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए साइबर क्राइम थाने की आधारशिला रखी। जामताड़ा में पर्वत विहार के सामने नए आधुनिक सभी सुविधाओं से लैस थाने भवन के शिलान्यास पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा से साइबर कलंक को धोना है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 90% तक साइबर क्राइम यहाँ कम हुए हैं। अत्याधुनिक सुविधा मिलने के बाद हमारे पुलिसकर्मी और बेहतर काम कर सकेंगे ताकि साइबर अपराधियों में भी खौफ हो। मौके पर जामताड़ा एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने कहा कि निश्चित तौर पर आधुनिक सुविधाएं मिलने से हमारे पुलिसकर्मी बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। 7 और 8 मार्च को होगी झारखंड बोर्ड 10वीं की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा। जहां झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी कि जैक ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं की हिंदी और विज्ञान की स्थगित परीक्षा का आयोजन 7 और 8 मार्च 2025 को किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को एक अधिकारी द्वारा साझा की गई है। आपको बता दूं कि अधिकारी ने बताया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने 20 फरवरी को सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के बाद दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी थी। जैक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार हिंदी की परीक्षा 7 मार्च को और विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को होगी। डीजीपी ने लिस्ट क्या मांगी, झारखंड के पुलिस वालों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी जिलों और इकाइयों से पदस्थापित गैर अनुशासित पुलिस अफसरों और कर्मियों की सूची मांगी है। सूची मिलने के बाद पुलिस अफसरों और कर्मियों पर डीजीपी स्तर से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक आदेश से राज्य भर के पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। 28 फरवरी 2025 को पुलिस मुख्यालय से जारी एक आदेश ने पुलिस कर्मियों की नींद उड़ा रखी है। आपको बता दें कि डीजीपी के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह लिखा गया है कि राज्य के सभी जिले इकाइयों में पदस्थापित गैर अनुशासित पुलिस पदाधिकारी कर्मी की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करवाया जाए। आदेश की कॉपी सभी रेंज आईजी डीआईजी को भेजी गई है। आदेश में पुलिस कर्मियों के संबंध में 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं पहला बिंदु है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जिनके विरुद्ध आम नागरिकों महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के आरोप में पूर्व में कोई कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरा पॉइंट है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जिनके संबंध जमीन माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ पाई गई है। वहीं अगला पॉइंट है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जो कर्तव्य से फरार रहते हैं। और भी चौथा पॉइंट है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जो ड्यूटी के दौरान आदतन शराब का सेवन करते हैं। अगला है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जो बिना कारण अवकाश की समय सीमा को स्वतः बढ़ाकर देर से ड्यूटी पर लौटते हैं। अगला है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जिन पर अपने वरीय पदाधिकारी के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में पूर्व में कार्रवाई की गई है अथवा वे जो अब भी गलत व्यवहार करते हैं। अगला पॉइंट है वैसे पुलिस अफसर और कर्मी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है या फिर जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। इन सब की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी गई है। धनबाद जिले से एक बड़ी खबर आई है जहां 5 महिलाओं को डायन बताकर गांव से निकाल दिया गया है। जी हां, झारखंड के धनबाद में अंधविश्वास की शर्मनाक घटना सामने आई है। गांव के कुछ लोगों ने 5 महिलाओं को डायन बताकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। इसके बाद महिलाओं को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। पीड़ित महिलाओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां की। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव के कुछ लोगों ने ओझा गुनी के बहकावे में आकर उन्हें प्रताड़ित किया है। इस मामले में पीड़ितों ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आपको बता दूं महिलाओं के मुताबिक आरोपियों ने उनके घरों में घुस कर डायन करार दिया है। इसी के साथ गाली गलौज कर मारपीट और धमकी देकर गांव से निकाल दिया गया। आपको बता दूं कि डर की वजह से महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग गई है। महिलाएं अब वापस लौटने से डर रही है क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिलाओं ने जिला प्रशासन और सरकार से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासन उन्हें सुरक्षा देती है तभी वे अपने घर लौट सकेंगी। पीड़िता की बेटी ने कहा है कि मेरी मां और घर की दूसरी महिलाओं को डायन बताकर घर से निकाल दिया गया है, उन्हें पीटा गया है। हमने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमें न्याय चाहिए। हेलो दोस्तों, तब कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर लगा 4000 रुपए का जुर्माना, इस मामले में लापरवाही पर पड़ी भारी। जी हां, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोपित गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में मधु कोड़ा की ओर से तीसरी बार समय मांगे जाने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। इससे पहले 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 2000 रुपए का जुर्माना एवं 13 दिसंबर 2024 को 1000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। आपको बता दें कि जुर्माना की राशि झलासा में जमा कराने का निर्देश दिया हुआ था। बता दें कि मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के निर्देशक DK श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी।
धनबाद में सीआईएसएफ जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। धनबाद धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के जे पैच में ड्यूटी के दौरान सीआईएसएफ के जवान केएस राव ने खुद को गोली मार ली। अपने सर्विस रिवॉल्वर से जवान ने अपने सिर में गोली मार ली है। घटना के बाद इलाज के लिए जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए नवाड़ी स्थित असरपी अस्पताल ले जाया गया, जहां सीआईएसएफ जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दुर्गापुर रेफर कर दिया है। आपको बता दूं, सीआईएसएफ जवान केएस राव तेलंगाना का रहने वाला है। वह धनसार स्थित सीआईएसएफ कैंप में रहता है। शनिवार की रात 8 बजे विश्वकर्मा परियोजना स्थित जे पैच में उसकी ड्यूटी थी। सहकर्मियों के अनुसार ड्यूटी के दौरान परियोजना के पास एकांत में जाकर उसने खुद को गोली मार ली है। इसके बाद आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। नीट यूजी की परीक्षा 7 मार्च तक आवेदन का मौका। जी हाँ, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आने की नीट यूजी 2025 आपके लिए सुनहरा अवसर है। आवेदन इस साल परीक्षा में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। इस कारण रणनीति बनाकर पढ़ाई करना और भी जरूरी हो गया है। इसके लिए 7 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है और परीक्षा 4 मई को होगी। इस रिपोर्ट में नीट यूजी 2025 के नए पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया, सीटों की उपलब्धता और कट ऑफ रेट के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस साल होने वाली नीट यूजी की परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। इस साल परीक्षा में 180 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें फिजिक्स व केमिस्ट्री में 45 सवाल और बायोलॉजी में 90 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल से ऑप्शन सवाल को हटा दिया गया है। परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दो कि पिछले साल नीट यूजी की परीक्षा में 200 सवाल पूछे गए थे, जिसमें ऑप्शनल सवाल भी थे। परीक्षा के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया था। वहीं मेडिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट व बायोन संस्थापक के डायरेक्टर पंकज सिंह ने बताया कि ऑप्शनल सवाल व परीक्षा अवधि के कम होने से झारखंड के मेडिकल कॉलेज के क्लोजिंग स्कोर में भी गिरावट आएगी। पिछले कुछ वर्षों के क्लोजिंग स्कोर के अनुसार इस साल के क्लोजिंग स्कोर में 20 से 25 अंक तक गिरावट हो सकती है। और वहीं नीट यूजी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 मई को जारी किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 14 जून को जारी हो सकता है। नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसमें आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपये, वहीं SC ST PWS यानी कि थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये निर्धारित की गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा ने राजभवन के समीप दिया धरना। जी हां, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा की ओर से शुक्रवार को राजभवन के समीप धरना दिया गया। मौके पर महामंत्री सुंदरी तिर्की ने कहा कि सालों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आज तक मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। इधर धरना के माध्यम से मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं। मांगों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी करने, महिला पर्यवेक्षिका में प्रमोशन के लिए 50% पदों पर योग्यताधारी सेविका व सहायिका की सीधी नियुक्ति करने सहित अन्य मांग शामिल है। धरना में उमेरा खातून, सूर्यमुखी उराव, ललिता देवी, रूपू देवी, चंचला भोक्ता, वीणा जोशी सहित अन्य शामिल रही। झारखंड में सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलटने से दो नाबालिगों की मौत तो वहीं 6 घायल। जी हां, झारखंड के लोहरदगा जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 नाबालिग बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के हिसार गांव के पास हुआ है। करीब 1 दर्जन लोग ईंट से भरी ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। ट्रैक्टर सेरेंगदाग से पहाड़ डांडू की ओर जा रहा था। जैसे ही यह हिसार बतरू पुल के पास पहुंचा, चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 12 वर्षीय मनीष उराव और 10 वर्षीय छोटू लोहरा की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों तुरियाडी गांव के निवासी थे। हादसे में 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया। झारखंड के रामगढ़ में अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्रवाई, मौत की सुरंग को किया गया सील। जी हां, रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के कोतरी जंगल में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। 20 एकड़ क्षेत्र में हो रहे खनन को रोकने के लिए सुरंगों को जेसीबी मशीन से बंद कर दिया गया है। रामगढ़ एसपी ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के मंत्री के पास पहुंचा हाईकोर्ट का नोटिस, 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश।
जी हां, झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की याचिका को स्वीकार करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को नोटिस किया है। आपको बता दें कि न्यायालय ने उन्हें 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तेनुघाट को भी पार्टी बनाने को कहा है। वहीं अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के अनुसार याचिका में योगेंद्र प्रसाद पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है, जो कि लाभ का पद है। यह भी कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने बाद नामांकन पत्र की जांच तक उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था। आपको बता दूं, उन्होंने अपनी याचिका में उनके चुनाव लड़ने पर की गई आपत्ति पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर संज्ञान नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। न्यायालय द्वारा यह नोटिस 21 फरवरी को जारी किया गया है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती जगमगाया जमशेदपुर। 2 से 5 मार्च तक रंग बिरंगी रोशनी में डूबेगा जुबली पार्क। जी हां, 3 मार्च को टाटा स्टील के संस्थापक JN जमशेद जी नसरवान जी टाटा की 186वीं जयंती है। इसे लेकर जमशेदपुर शहर रोशनी से नहाया हुआ है। आपको बता दूं कि टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी TSUISL के MD ऋतुराज सिन्हा और DM RK सिन्हा बताया कि इस साल शहरवासियों को स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मेहरबाई टाटा कैंसर अस्पताल में मॉडर्न OT, TMH में स्पाइन क्लिनिक, स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत होगी। इसके अलावा पशुओं के लिए शमशान और कंपनी के बंगलों के आउट हाउस में रहने वाले बच्चों के लिए JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संचालित प्रेम ज्योति प्रांगण स्कूल को नए भवन की सुविधा मिलेगी। इस साल के कार्यक्रम की थीम लीडरशिप इन मार्केट टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट है। समारोह में हिस्सा लेने के लिए चेयरमैन N चंद्रशेखर समेत अन्य अतिथि 2 मार्च को शहर पहुंचेंगे। 2 मार्च यानी कि आज शाम 6:15 पर चेयरमैन जुबली पार्क की लाइटिंग का उद्घाटन करेंगे।